हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी बायो पढ़ते तो हैं लेकिन याद नहीं रहता, और बहुत सारे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स की वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाते हैं। तो सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें, और एनसीईआरटी की लाइंस याद नहीं रख पाते ज़्यादा दिनों तक, तो कैसे एनसीईआरटी की लाइन को याद रखें। और कई बार क्या होता है कि पेपर के टाइम पर दो स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैसे करेक्ट वंस को चूज़ करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी की 3 मंथ्स की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे आप बायो में 340 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ, यही बताने वाली हूँ। देखो, आज जो मैं स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ ना, ये पर्सनली मैंने भी यूज़ किया है और मेरे भाई ने भी यूज़ किया है। क्योंकि मेरे भाई की बायो थोड़ी वीक थी, फिर भी वो यही सेम स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके 340 मार्क्स अचीव किया था। सो इस वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको अपनी बायो स्ट्रॉन्ग करनी है तो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर बायो में अच्छे मार्क्स आते हैं तो अपना ओवरऑल मार्क्स भी अच्छा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि बायो में अगर इस साल अपना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बायो में अच्छा स्कोर कर ले, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो इतने कम टाइम में नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बायो में बहुत ज़्यादा फोकस और कंसंट्रेशन के साथ एनसीईआरटी की हर लाइंस को पढ़नी होती है, और हर लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको हर लाइन से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बायो में अच्छे मार्क्स आते हैं ना, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जिससे आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। मान लो अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या पेपर कोई सा भी पेपर दे रहे हो, तो अगर उसमें आपके बायो के पेपर अच्छे नहीं गए तो ऐसा लगता है कि यार अब तो बायो खराब गया, अब तो इसमें मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर केमिस्ट्री में क्या ही कर लेंगे। तो इससे वजह से क्या होता है ना, इस वजह से कि आपकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन बनने वाले होते हैं ना, वो भी नहीं बनते हैं। तो ज़्यादातर सिली मिस्टेक्स इसी की वजह से हो जाते हैं। तो बायो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मार्क्स को बेहतर बनाने में। तो इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि बायो को कैसे पढ़ना है, कैसे एनसीईआरटी की हर लाइन को याद रखना है, और कैसे रिवीजन करना है, कितने टाइम्स एनसीईआरटी से अपने को चैप्टर्स, एक पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो अब नीट 2024 में ना बिल्कुल कम टाइम बचा है, तो रील्स, शॉर्ट, बिल्कुल सोशल मीडिया को दूर रहो सोशल मीडिया से, और अपना सारा कंसंट्रेशन, अपना सारा फोकस अपनी स्टडी पर लगाओ। आप में से कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि अब नीट 2024 में तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो एटलीस्ट इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए ताकि ड्रॉप ले पाए अपन। तो उसके लिए जो भी मतलब बायो में स्कोर करना चाहते हैं अच्छा, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कि अपने को कौन से मटेरियल यूज़ करना है पढ़ने के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो अपनी एनसीईआरटी ही ग्रंथ है, तो आपको चैप्टर्स पढ़ने के लिए एनसीईआरटी ही यूज़ करना है। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले ही बताया है कि एक बुक है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, उसको आप फॉलो करो। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की हर लाइन को अपने टिप्स पर चाहते हो ना, तो ये बुक बहुत अच्छी है। इसको आप अच्छे से सॉल्व करो, इसके हर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सो सेकेंड बात करते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है कि सारे चैप्टर्स अपने को याद रहे पेपर के टाइम तक। तो देखो, अगर आपके चैप्टर्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आपको वापस उस चैप्टर के लेक्चर देखकर टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो जो भी आपके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बस उन चैप्टर्स के ही लेक्चर्स देखो, और जिस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, उस चैप्टर के बस आप बेटर तो यही होगा कि आप एनसीईआरटी से ही रीड करो, जिस चैप्टर से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या वो चैप्टर्स आपको आता है। क्योंकि जब आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो वो एक अलग ही आपको कॉन्फिडेंस देगा। बार बार लेक्चर देखने से चीज़ें याद नहीं होती, खुद से पढ़ने से ही याद होती हैं चीज़ें। और जिस चैप्टर से आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तो आप लेक्चर खोलो, लेक्चर के साथ साथ अपनी एनसीईआरटी पढ़ो। मतलब आप लेक्चर कर रहे हो ना, तो एक टॉपिक टीचर ने कवर कर दिया तो वीडियो को वहीं पॉज करो और उस टॉपिक को खुद से एनसीईआरटी से रीड करो। जब वो टॉपिक आप एनसीईआरटी से रीड कर लोगे, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक को वापस नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो देखो, और फिर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद खुद से एनसीईआरटी पढ़ो। क्योंकि ये एक बेटर वे है आपको एनसीईआरटी को याद करने का। और एक चैप्टर जैसे आपका कंप्लीट होता है ना, तो आपको समरी पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना है। और समरी आपको बस एक ही बार पढ़नी है, वो आपके एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद बस।
और समरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जो चैप्टर में नहीं दे रखे हैं, तो उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना। पूरा समरी हाईलाइट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चैप्टर में पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं ना, बस वो समरी में हाईलाइट कर लो, और रिवीजन के टाइम पर आपको बस हाईलाइटेड पॉइंट्स ही समरी में से पढ़ना है, लेकिन चैप्टर पूरा रिवीजन के टाइम पर पढ़ना है, समरी में से बस हाईलाइटेड पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। सपोज आज आपने कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट कर लिया, आपने उसके लेक्चर कर लिया, आपने उसके पीवाईक्यूज कर लिया, आपने उसकी अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ ली, सारे डायग्राम टेबल सब कुछ देख लिया अच्छे से। तो अब नेक्स्ट डे आपको न्यू चैप्टर पढ़ना है ना, तो ऐसा मत करना कि नेक्स्ट डे आज जो चैप्टर पढ़ा ना वो नेक्स्ट डे रिवाइज नहीं करना। नेक्स्ट डे आप जब नया चैप्टर पढ़ोगे ना, तो आपने जो आज पढ़ा है उस चैप्टर को पहले आपको एनसीईआरटी से रीड करना है, देन आपको नेक्स्ट चैप्टर पर शिफ्ट करना है। तभी आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जब आपका ओल्ड चैप्टर का, जो आपने पहले चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा तब। और अब अभी तो आपके पास कम चैप्टर्स हैं, तो आप रोज़ पढ़ सकते हो, सारे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। लेकिन आपके पास मान लो 10-15 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तब आप डेली सारे चैप्टर्स को रिवाइज नहीं कर पाओगे। तब क्या करना, आप इन सारे चैप्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे मान लो आपके पास 5 डेज हैं, तो 2-3 चैप्टर, मान लो 2 चैप्टर आज किया, तो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स नेक्स्ट डे करो। फिर ऐसे ऐसे करके अपने चैप्टर्स कंप्लीट करो, क्योंकि सारे चैप्टर्स आप एक दिन रिवाइज नहीं कर पाओगे। वरना अगर आप सारे चैप्टर्स को एक दिन रिवाइज करने जाओगे ना, तब का न्यू चैप्टर हो ही नहीं पाएगा कभी। वो सारे चैप्टर्स रिवाइज करने में ही पूरा दिन निकल जाएगा। अगर आपका कोई चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया है, इट मीन्स अगर आपके उस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, और कोई चैप्टर आपका ऐसा है जिससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, मतलब मोस्टली क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपको अब रिवीजन कैसे करना है इन चैप्टर्स के। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं ना, उनको 3-4 डेज के गैप से रिवाइज कर लो, और जो आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको आप एक दिन के गैप से या अल्टरनेट डे मतलब रिवाइज करो। क्योंकि जो आपके वीक चैप्टर्स हैं ना, अगर आप जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे, तो मतलब एक अल्टरनेट डे रिवाइज करोगे, तो वो आपका वीक चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको स्ट्रांग चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। आपको स्ट्रांग चैप्टर भी पढ़ने हैं, लेकिन आप उनके बीच का गैप बढ़ा दो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लेक्चर देखो, और जो भी चीज़ें रिमूव हो गई हैं ना, वो चीज़ें आपको पढ़ने की नीड नहीं है। जो जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बस उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ो, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ो। और फिर आता है कि सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करें। तो जब भी आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वो बुक फॉलो करो। वो आपको एनसीईआरटी की लाइन याद करने में बहुत हेल्पफुल होगी। और जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तब आपके मान लो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ गया आंसर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ऑप्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर आपका आंसर फर्स्ट आ भी गया है, तो बाकी सारे ऑप्शंस भी आपको पढ़ने हैं। और अगर आपका आंसर सही आया है, तो वो आंसर करेक्ट क्यों है, उसका रीज़न भी आपको पता होने चाहिए। और बाकी जो 3 ऑप्शंस गलत हैं, वो ऑप्शन गलत क्यों है, क्या रीज़न है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कि जो अपने ऑप्शंस होते हैं ना, उनसे नए क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शन नहीं देखोगे, तो फिर वहाँ पेपर में गलती हो जाएगी। इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शंस को आपको पढ़ना है, चाहे आपका फर्स्ट आंसर सही क्यों ना हो। क्योंकि आप ये सारी चीज़ें अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पर कर सकते हो, ना मॉक टेस्ट में कर सकते हो, ना फिर नीट में कर सकते हो। तो अभी जितनी गलतियाँ करनी है, जितना क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगा लो, लेकिन मॉक टेस्ट में कोशिश करना कि मॉक टेस्ट जो आप देते हो ना, वो 2 से 5 के बीच में ही दो। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने मॉक टेस्ट का प्रिंट निकालो और ऑफलाइन में पेपर दो। क्योंकि जब आप ऑफलाइन में पेपर दोगे ना, तो आप चीज़ें अंडरलाइन कर सकते हो, और जो भी की पॉइंट्स है ना, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, उसको मार्क कर सकते हो। क्योंकि आप जब की पॉइंट्स को मार्क करोगे ना, तो आपके सिली मिस्टेक्स के जो चांसेस है ना, बहुत ही कम हो जाएंगे। इसको मैंने पर्सनली भी फॉलो किया था, और सच में मेरे सिली मिस्टेक्स काफ़ी कम हो गए थे। तो अब नीट 2024 में काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो जितने भी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बायो के चैप्टर्स आ रहे हैं, उन सारे चैप्टर्स को जितने डेज बचे हैं नीट के लिए, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कैसे पढ़ना है, कब रिवाइज करना है, कब से रिवीजन स्टार्ट करोगे। क्योंकि अपन तो साथ साथ रिवीजन भी कर रहे हैं, तो लास्ट में क्या होगा कि आपको मान लो अभी आपको
अब स्टार्ट किया है आपने चैप्टर पढ़ना, तो आपको मान लो 1 घंटे 2 घंटे टाइम लग रहे हैं रिवाइज़ करने में, लेकिन जैसे-जैसे आप उस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लोगे ना, तो आपके 45 मिनट्स में, हाफ एन आवर में एक कोई लॉन्ग चैप्टर भी है ना, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। मैंने जेनेटिक्स का जो चैप्टर्स है, प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इनको भी 45 मिनट्स में, हाफ एन आवर में कंप्लीट किया है नीट के पहले-पहले, क्योंकि जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइज़ करने में, लेकिन जैसे-जैसे दिन बहुत बार उसको पढ़ लोगे ना, तो टाइम कम होता जाता है और आप जल्दी चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसा है कि जो भी आपके छोटे चैप्टर्स हैं ना, जो या फिर जो चैप्टर आपको आते हैं, पहले आप उन चैप्टर्स को पढ़ो, क्योंकि जब आपके मान लो 10-15 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएँगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इतने सारे मेरे चैप्टर हो गए, अब बस इतने चैप्टर्स ही बचे हैं। तो बड़े-बड़े चैप्टर्स पहले मत लो, छोटे जितने भी छोटे चैप्टर्स हैं या जो चैप्टर्स आपको थोड़े बहुत आते हैं, पहले उन चैप्टर्स को पढ़ो और देन आप बड़े चैप्टर्स को पढ़ो, या थोड़े जो आपको टफ लगते हैं वो बाद में पढ़ना। सो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप बायोलॉजी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और 3 मंथ्स में बायोलॉजी की क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे आप इजीली 340 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओ, उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कुछ क्वेरीज हैं जो आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर देना। सो पढ़ाई करते रहो, अब बहुत कम टाइम है, तो पूरा फोकस कंसंट्रेशन अपनी स्टडी पर ही लगाओ। और कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके डाउट हो या कुछ पूछना हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू।